मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी कोई इतना खड़ूस भी हो सकता है, इसका अंदाजा सुधाकर को उन्हें देखकर ही हुआ था। कभी कभी लगता कि इस शब्द का इजाद इन्हीं जैसे व्यक्तियों या यूं कहें विशेषकर इन्हीं के लिए हुआ होगा। मुस्कुराहट नाम की कोई चीज चेहरे पर भूल से भी नहीं दिखनी चाहिए। हमेशा तने रहो, अकड़कर चलो, चाहे उम्र कितनी भी हावी हो, और बोलो तो ऐसे कि लगे फूल नहीं कांटे झड़ रहे हों। नहीं, ऐसे लोग किसी तरह के गुमान में नहीं जीते हैं, बल्कि इस तरह से अपने को जीवन में ढाल लेते हैं और फिर वक्त के साथ वो उनके व्यक्तित्व में झलकने लगता है। अपने चेहरे पर एक भारीपन और गंभीरता का लबादा ओढ़े रहने वाले ऐसे लोग क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कब किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। जाहिर सी बात है, ये लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि अपने नज़दीक अपने करीबियों को भी नहीं आने देते हैं। तब वे पड़ोस में रहते हैं तो उन्हें अंकल ही कहा और माना जा सकता था। चूंकि आंटी ने खुद सुधाकर के घर आकर अपनत्व का रिश्ता जोड़ा था, इसलिए उसे भी उन्हें अंकल कहकर बुलाना ही था। लेकिन अंकल के हाव भाव से लेकर उनका खड़ूसपन सब सुधाकर को अचंभित करता। यह देखकर आंटी कहती, सुधाकर, दिल से मत लगाया करो इनकी बातों को, इनका स्वभाव ही ऐसा है, वरना दिल के बहुत अच्छे हैं। वो तो ठहरी उनकी जीवन संगिनी, पति की बुराई न कर सकती थी, न सह सकती थी, पर दूसरों के सामने तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। इसलिए सुधाकर को अंकल का रवैया चुभता, खासकर जब वे आंटी के साथ बुरा व्यवहार करते। कोई 2 महीने ही हुए थे उन्हें इस शहर में आए हुए। अंकल को रिटायर हुए 5 साल हो गए थे और वे दोनों यहाँ अकेले ही रहते थे। बहुत ज्यादा तो बातचीत नहीं हो पाती थी, क्योंकि सुधाकर अक्सर टूर पर रहता था और आंटी भी तभी उसके घर आती थी जब अंकल घर पर नहीं होते थे। वैसे भी अंकल अपना अधिकतर समय किसी लाइब्रेरी या कम्युनिटी हॉल में बिताते थे। उन दोनों की आपस में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। आंटी बेशक बहुत ही हंसमुख और मिलनसार थीं और कॉलोनी में उन्होंने अपने परिचय का दायरा बढ़ा लिया था, पर अंकल एकदम रिजर्व रहते थे और न तो उन्हें किसी का घर में आना पसंद था और न ही खुद कहीं जाना। अपने जोड़ों के दर्द से बेहाल होने के बावजूद जब आंटी उसके घर की सीढ़ियां चढ़कर कभी अचार तो कभी मुरब्बा या सब्जी देने आती, तो उसे बहुत बुरा लगता। आंटी, मुझे आवाज देकर बुला लिया करो, मैं आकर ले जाता। कितना दर्द हो रहा है आपको? बेटा, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे अंकल को किसी का आना जाना पसंद नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पास 2 घड़ी बैठने का मुझे मौका मिल जाता है। सारे दिन घर पर बैठे बैठे जी उबता जाता है। आखिर मैं भी कितनी अचार बड़ियां बनाऊं? खाने वाले हैं ही कितने लोग? तुम्हारे अंकल बहुत सादा खाना खाते हैं और मुझे भी कुछ खास पचता नहीं है। जाने शरीर में क्या क्या रोग लगे हुए हैं। एक सैलाब बन उनकी भावनाएं बह निकलती। उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां नहीं थीं, लेकिन जब भी उनके चेहरे पर दर्द उभरता तो लगता मानो झुर्रियों ने चेहरे को ढक लिया हो। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, सूती साड़ी और हाथ में 2 सोने के कंगन, गले में मंगलसूत्र और मांग में चमकते सिंदूर का लंबा भराव ममता की मूर्ति सी लगती थी वे सुधाकर को। उसकी माँ तो बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। पिता ने ही पाला। शायद उसकी माँ जिंदा होती तो वो भी ऐसी ही होती। माँ शायद ऐसी ही होती हैं। कई बार वो चुपके से उन्हें छू लेता, मानो महसूस करना चाहता हो कि माँ की छुअन कैसी होती है। कई बार मन ने चाहा भी उन्हें माँ कहकर पुकारे, पर अंकल की लाल क्रोध और एक सीमा में रहने की हिदायत देती आंखें उसे ऐसा करने से रोक लेती। आखिर रिश्ते इतनी जल्दी जोड़े भी तो नहीं जा सकते। वो जानता ही कितना था उनको। वैसे भी सुधाकर बेटा, न जाने कैसा मोह हो गया है तुझसे। बिल्कुल बेटा ही लगता है। फिर अकेला रहता है,
तो सोचती हूँ कि अपने हाथ से बनाकर 4 चीजें खिला दूं तुझे। यह बेकार शरीर भी कुछ देर के लिए व्यस्त हो जाता है और मेरा समय भी कट जाता है। पर आंटी, आपके बच्चे, वे भी तो आ सकते हैं न मिलने को? एक दिन सुधाकर ने पूछा था, तो आंटी फौरन उठ गई थी। तेरे अंकल शायद बुला रहे हैं, कल आऊंगी गट्टे की सब्जी लेकर। उनकी आंखों में आई नमी और चेहरे पर फैले दर्द को देख वो समझ गया था कि शायद उसने उनकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अपनी झुर्रियों को हाथ से सरकाती वे नीचे चली गईं। अंकल किसी बात पर चिल्ला रहे थे। उनके कटु शब्द ऊपर तक आ रहे थे। डगमगाते कदमों से चलने के बावजूद उनकी आवाज में एक कड़कपन था। न जाने कितनी कड़वाहट थी उनके भीतर, जिसे वो समय समय पर आंटी पर उगलते रहते थे। आखिर कैसे बिताया होगा इतना लंबा समय आंटी ने ऐसे खड़ूस इंसान के साथ? अंकल चाहे कितना ही क्यों न चिल्लाएं, पर आंटी ने उन्हें पलटकर कभी जवाब नहीं दिया था। उनके धैर्य को देख सुधाकर असमंजस में पड़ जाता था। क्यों सहती हैं वे? अपनी नियति मान सहती होंगी। वो खुद ही सवाल जवाब करता रहता। हफ्ते बाद टूर से लौटा तो कड़ी चावल का कटोरा पकड़े आंटी हौंफती सी ऊपर आई। अब तू क्या बनाएगा, यही सोच ले आई। बेटा घर बसा ले, कब तक यूं ही अकेला रहेगा? उन्होंने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। आप हो ना आंटी, फिर क्या चिंता? हंसते हुए उसने उनका हाथ पकड़ लिया था। मैं क्या सारी जिंदगी बैठी रहूंगी? न जाने कब बुलावा आ जाए। कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई थीं। कैसी बातें कर रही हो आंटी? ऐसे कैसे जाने दूंगा? बड़ी मुश्किल से मुझे मेरी माँ मिली है। वो भावुक हो उठा था। जुग जुग जियो बेटा। उन्होंने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी थी। आपके लिए साड़ी लाया हूँ। उसने उनके कंधे पर बनारसी साड़ी फैला दी थी। बादामी रंग की साड़ी पर भूरे रंग के फूल बने हुए थे। खुशी से ललक उठी थी वे। कितनी सुंदर साड़ी है। बरसों बाद मेरे लिए कोई कुछ लाया है। मुझे सरप्राइज गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं बेटा। खैर, जो जीवन में नहीं मिल पाया उसके लिए मन में कोई अफसोस नहीं करना चाहिए, वरना जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक इच्छा है जो अक्सर मुझे कचोटती है। बहुत इच्छा है कि दूधसागर वाटरफॉल्स जाऊं। बहुत दूर भी नहीं है, लेकिन बस जाना हो ही नहीं पाया। तेरे अंकल जिस दिन चाहेंगे न, उस दिन मैं अवश्य ही वहां जा पाऊंगी। दुआओं की पोटली थमा वे चली गईं और वो सोचने लगा कि क्या वो खड़ूस इंसान उन्हें उपहार भी लाकर नहीं दे सकता है। आंटी जैसी ममता और सहनशीलता की मूर्ति को दुख देने वाले को उसे सम्मान देने का कतई मन नहीं होता था। सुनकर थोड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर वे दूधसागर फॉल्स ही क्यों जाना चाहती हैं। फिर हफ्ते तक वे नहीं आई तो उसे अचरज हुआ। दिखाई भी नहीं दी थी। बहुत हिम्मत कर वो उनके घर चला गया। वो अकेली ही थी, जानकर चैन आया, पर उन्हें पलंग पर लेटे देख चिंता हुई। थोड़ा सा बुखार है, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तेरे अंकल भी शहर से बाहर गए हुए हैं। सुनकर गुस्सा आया। कितने गैर जिम्मेदार इंसान हैं। आंटी फोन करके बुला लेती, पल में ही गैर बना देती हो। सुधाकर ने उनके कांपते हाथों को पकड़ते हुए कहा, अंकल को ऐसी हालत में आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, अपने बच्चों के नंबर दे दो, उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ। सुधाकर अपनी रॉ में बोलता जा रहा था। बेटा, तेरे अंकल का जाना बहुत आवश्यक था। कानपुर ही गए हैं, लौट आएंगे। बहुत तेज खांसी उठी उन्हें। जहाँ तक बच्चों की बात है तो कोई है ही नहीं। आंखों से बहते अविरल आंसू सुधाकर को हिला गए। आखिर क्यों उनके निजी जीवन को उसने उघाड़ना चाहा? जब पहले कभी इस बारे में बात नहीं की थी, तो अब क्यों वो यह पूछ बैठा? आंटी, आप शांत हो जाइए। मैं अभी आपके लिए खिचड़ी और चाय बना कर लाता हूँ। बेटा, माना है तुझे, आज दिल का बोझ हल्का कर लेने दे। मेरी बेटी बचपन में ही सांप के काटने से चल बसी थी। बेटा पायलट था,
एक बार उसका प्लेन क्रैश हो गया और वो भी हमें छोड़कर चला गया। उसकी लाश तक नहीं मिली। हमारा एक पोता है। बहू की हालत देख हमने उसकी दूसरी शादी कर दी थी, पर भाग्य देखो, उसके दूसरे पति की भी दुर्घटना में मौत हो गई। कानपुर में वो अपनी सास के साथ रहती है। बीच बीच में अंकल जाते हैं पोते से मिलने। अब तो तेरे अंकल के अंदर अपनों को खोने का इतना भय समा गया है कि किसी से रिश्ता नहीं जोड़ते। बस कठोर रहकर अपने भीतर उगाए असंख्य कैक्टस से खुद ही छलनी होते रहते हैं। वे दोनों जैसे लग रहा था कि किसी गहरी गुफा में बैठे हैं। सन्नाटा छा गया था कुछ पल उनके बीच। सुधाकर क्या कहकर उन्हें सांत्वना देता। अचानक अंकल के लिए भी उसके अंदर प्यार और सम्मान की कलियां फूट गईं। वक्त इंसान को कैसे पत्थर बना देता है। जानता है दूधसागर वाटरफॉल्स कहाँ है? अचानक आंटी छोटी बच्ची सी हो उठी। न जाने कौन सा विश्वास उन्हें जीवंत कर रहा था। यह गोवा की मांडवी नदी पर स्थित है। इसकी एक मजेदार कहानी भी है कि एक सुंदर राजकुमारी कभी इसी जगह रहा करती थी। उस समय वहाँ एक महल था। वो पास ही बनी झील में नहाती और उसके बाद अपने गोल्डन जग से मीठा दूध पीती। एक दिन जब वो दूध पी रही थी तो उसने देखा कि पेड़ों के पास खड़ा एक राजकुमार उसे देख रहा है। यह देख वो शर्मा गई और अपने शरीर को छिपाने के लिए पर्दा बनाने के लिए उसने उसके सामने दूध से भरा जग उड़ेल दिया। तब तक उसकी सेविकाओं ने उसे कपड़े पहना दिए और कहते हैं कि वही मीठा दूध पर्वतों से होता हुआ दूधसागर फॉल्स की तरह बहता है। आंटी बुरी तरह से हांफने लगी थी। उन्होंने कुछ दवाइयों की ओर इशारा किया। तब मैं आ गया हूँ, इनका ख्याल रख लूंगा, तुम जा सकते हो। अंकल के कटु स्वर ने उसे चौंका दिया। पहली बार आज उसने उन्हें ध्यान से देखा। कठोर बनने के लिए पीड़ा के समुद्र में कैसे गोते लगाने पड़ते हैं, इस बात का उसे आज ही एहसास हुआ था। आंटी अंकल के जीवन से जुड़ी बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाने के बावजूद सुधाकर के मन में अक्सर एक ही सवाल उठता कि आखिर आंटी दूधसागर फॉल्स ही क्यों जाना चाहती हैं। स्वस्थ होते ही आंटी के फिर से उसके घर चक्कर लगने लगे थे। अंकल का उन पर चिल्लाना और कड़वाहट भरा व्यवहार वैसा ही था, लेकिन अब सुधाकर को बुरा नहीं लगता था, बल्कि वो तो चाहता था कि अंकल अपने दिल में छुपे सारे दर्द को उसके सामने उड़ेल दें। भरवा करेले बनाए थे, लाई हूँ तेरे लिए। वो सोफे पर बैठ गई और बोली, पता है दूधसागर फॉल्स भारत का 5वां सबसे लंबा फॉल्स है। बारिश के दिनों में तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। उसके चारों ओर वेस्टर्न घाट के जंगल हैं। अच्छा चलती हूँ, तेरे अंकल को खाना देना है। अचानक ही आंटी उठ खड़ी हुई। थके कदमों से वे सीढ़ियां उतर गईं। सुधाकर का टूर इस बार लंबा हो गया था, लेकिन वो सोचकर आया था कि आंटी को गोवा ले जाएगा। अंकल भी कैसे हैं कि उनकी इतनी मामूली सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। आखिर गोवा कौन सा दूर था। सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि अंकल नजर आ गए। दरवाजा खुला ही था, जो अमूमन बंद ही रहता था। अच्छा हुआ जो तू आ गया। आंटी को अस्पताल ले जाना होगा, एम्बुलेंस आ रही है। जा मिल ले जाकर उससे। मेरा भाग्य भी कैसा है, जिसे प्यार करो वही छोड़कर चला जाता है। अंकल बुदबुदा रहे थे, मानो नीम बेहोशी में हो। आंटी बेसुध थी। सुधाकर के हाथों की छुअन से उन्होंने आंखें खोली। आ गया बेटा, देख मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। अब कोई मुझे दूधसागर फॉल्स जाने से नहीं रोक पाएगा। तेरे अंकल ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे वहाँ ले जाएंगे। वहीं ढूंढूंगी उसे। सुधाकर न कुछ समझने की स्थिति में था, न ही सोचने की। एम्बुलेंस के अस्पताल पहुंचने से पहले ही आंटी दम तोड़ चुकी थी। पूरे रास्ते अंकल उनका हाथ थामे बैठे थे, मानो छोड़ा तो आंटी का साथ छूट जाएगा। आंटी को कैंसर था, वो कभी जान नहीं पाया था। यह बात उसे ग्लानि से भर देती। अंकल क्यों आंटी से इतना कटु व्यवहार करते थे, वो अब समझ पा रहा था। वे जानते थे कि एक दिन उन्हें भी खो देंगे।
आंटी चली गई और अंकल के भीतर उगे कैक्टस और फैल गए। तेरी आंटी की इच्छा थी कि उनकी राख को दूधसागर फॉल्स में बहा दूं। जीते जी तो मैं उसे वहां जाने से रोकता रहा, पर अब नहीं रोक सकता। पहली बार उसने अंकल को फूट फूट कर रोते देखा था। लग रहा था कि कैक्टस के कांटे उनके शरीर और मन के साथ साथ घर के हर कोने में भी छितर रहे हैं। मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं बेटा, मैं अकेला ही जाऊंगा। उनके मुंह से बेटा सुन सुधाकर द्रवित हो उठा था। पर अंकल, जानता हूँ तू जानना चाहता है कि आखिर तेरी आंटी दूधसागर फॉल्स ही क्यों जाना चाहती थी। हमारे बेटे का प्लेन क्रैश वहीं हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि वहां जाकर वो दुखी हो, इसलिए उसे वहां लेकर नहीं गया। पगली को लगता था कि उसकी लाश नहीं मिली तो शायद वो जिंदा ही हो, लेकिन अब तो जाना ही होगा। माँ बेटे को अब और जुदा नहीं कर पाऊंगा। राख के कलश को एयरपोर्ट जाते हुए अंकल ने ऐसे पकड़ रखा था मानो वे आंटी को अपने से अलग न करना चाहते हों। सुधाकर को लगा कि अंकल के अंदर छिपे सारे कैक्टस में असंख्य फूल खिलाए हैं। गालों पर बहते आंसुओं की नमी से उनका कठोर चेहरा पिघल रहा था। धीरे धीरे उसे लगा कि अंकल के चेहरे पर आंटी का चेहरा उभर आया है, ममता और सहनशीलता से दमकता चेहरा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।